Hello class 10th, good morning. Students, today we will discuss about chemical properties of non-metals. Okay, first property is आपकी non-metals are electronegative in nature. Students, non-metals जो होती हैं वो नेचर में इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है. अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिव होना क्या होता है? Electronegativity is defined as the power or capacity to attract the electrons. ओके, यानी कि कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट्स की किसी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर या जो कैपेसिटी होती है वो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. ओके, जैसे आपके नॉन मेटल्स में ले लीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन्स. ये आपकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं. ठीक है, यानी कि जो आपका 17 ग्रुप होता है या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन्स जो हैं वो आपके पीरियोडिक टेबल के सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स माने जाते हैं. इसके अलावा और भी होते हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माने जाते हैं. तो ये क्या करते हैं, इनके सभी के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो यही नेचर इनकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एक्शन विद ऑक्सीजन. नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड. जो हमारी नॉन मेटल्स होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हमारे एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं. एग्जाम्पल, कार्बन form acidic oxide like CO2, sulfur form acidic oxide like SO2, phosphorus forms acidic oxide like P2O5, hydrogen form neutral oxide H2O. The oxides of non-metals are covalent in nature. ठीक है, हमारे जो मेटल्स के ऑक्साइड थे वो नेचर में कैसे थे, आयनिक थे या इलेक्ट्रोवैलेंट थे. ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होंगे वो नेचर में कोवलेंट होंगे. यानी कि ये नॉन मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं. ठीक है, इसलिए ये नेचर में क्या होते हैं, आपके कोवलेंट होते हैं. ठीक है, दे डिज़ोल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड. और जब इन ऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तब वो एसिड बनाते हैं. दीज एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड. और ये एसिड क्या करते हैं, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि ब्लू सोल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक, हेयर आर इक्वेशन C+O2 CO2. ठीक है, ये आपका क्या बन गया, कार्बन एक नॉन मेटल्स है, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, CO2. और ये CO2 जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा आपका तो ये बनाएगा आपका H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो कि आपका वीक एसिड होता है. ठीक है, और ये टूट जाता है H2O और CO2 में. ठीक है, तो ये इसलिए आपका जो कार्बोनिक एसिड होता है वो वीक एसिड में आता है क्योंकि ये अनस्टेबल होता है और ब्रेक डाउन हो जाता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में. ओके, नेक्स्ट है आपका S+O2 SO2. और ये SO2 जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके H2SO3 बना लेता है. ठीक है, ये भी आपका ब्रेक हो सकता है. नेक्स्ट फास्फोरस P4. स्टूडेंट, फास्फोरस जो है वो टेट्राटॉमिक होता है इसलिए इसको P4 लिखा जाता है. ठीक है, P4 + 5O2 एरो P2O5 और P4O10. ठीक है, ये फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाता है. ये इसकी डाइमेरिक फॉर्म होती है यानी कि डाइमराइज हो जाता है. ये P4O10 + वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा H3PO4 जिसको हम बोलते हैं फास्फोरिक एसिड. ओके, The oxide of non-metals which form acid with water are called their anhydride. ठीक है, यानी कि वे एसिड, नॉन मेटल के वे एसिड जो आपके वाटर भी बनाते हैं यानी कि ब्रेक डाउन होकर वो आपके एनहाइड्राइड्स एसिड कहलाते हैं. लाइक दैट CO2 इज़ एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड. क्योंकि कार्बोनिक एसिड क्या होता है, टूट जाता है. किस में टूट जाता है, ये H2O और CO2 में टूट जाता है. ठीक है, SO2 is an anhydride of sulfurous acid and SO3 is anhydride of sulfuric acid
N P2O5 इज़ एनहाइड्राइड ऑफ फास्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, एनहाइड्राइड कहलाते हैं। ठीक, अब ये तो आपकी थे क्या, एसिडिक, जो आपके एसिड बना रहे थे। ठीक है, यानी कि ये ऑक्साइड नेचर में कैसे थे, एसिडिक। इन ऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड बनाया। नेक्स्ट टाइप के आते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड, यानी कि जो आपके न्यूट्रल ऑक्साइड बनेंगे, जैसे कि कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है तो वो न्यूट्रल होता है। यहाँ पर वाटर अगर बनाता है तो वो न्यूट्रल होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड अगर बनता है NO तो वो आपका नेचर में न्यूट्रल होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड भी आपका न्यूट्रल होता है। ओके, तो ये आपकी एक्शन विद ऑक्सीजन के साथ हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, एक्शन विद वाटर। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। इट इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन आयन्स ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या करती हैं, स्टीम या वाटर रिएक्शन करके, यानी कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम और वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। यानी कि यहाँ पर नॉन मेटल्स जो हैं वो वाटर के या स्टीम के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर जो नॉन मेटल्स होती हैं वो आपके हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाती। यानी कि हाइड्रोजन आयन्स को क्या नहीं मिल पाता, इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल पाता, जिससे वो H में या H2 में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए ये वाटर और स्टीम के साथ रिएक्शन नहीं करती। नेक्स्ट है आपका एक्शन विद डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती। इट इज़ बिकॉज नॉन मेटल्स दैम सेल्फ आर एक्सपेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर फोर दे डू नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड टू हाइड्रोजन गैस। वही रीज़न है जो आपका ऊपर था कि ये भी क्या करती है, हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाती हैं, जिससे वो H में या H2 में कन्वर्ट हो जाए। ओके, नेक्स्ट है एक्शन विद साल्ट फॉर्मेशन। ए मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फॉर्म इट्स साल्ट सोल्यूशन। एक हमारी जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स होती है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स को उसके साल्ट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देती है। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्शन विथ क्लोरीन। नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड। नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स। These covalent chlorides do not conduct electricity and are usually liquid or gas। यानी कि नॉन मेटल्स जो हैं वो हमारी क्लोरीन के साथ रिएक्शन के क्लोराइड्स बनाती हैं, लेकिन ये क्लोराइड्स क्या करते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते। ठीक है, और ये लिक्विड और गैसेस फॉर्म में होते हैं। एक बार फिर देखिए, नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स। These covalent chlorides do not conduct electricity and are usually लिक्विड और गैसेस। अब क्यों नहीं करते स्टूडेंट, क्योंकि जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो नेचर में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स हमारे क्या होते हैं, नॉन पोलर भी होते हैं। जब वो नॉन पोलर्स होते हैं तो वो आयंस को प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, जब वो आयंस को प्रोड्यूस नहीं करते तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कौन करता है, आयंस करते हैं। तो दे डू नॉट हैव आयंस, सो दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्शन विद हाइड्रोजन। नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड with are liquid or gases, which are liquid or gases. These hydrides do not contain ions and therefore they do not conduct electricity। जो आपकी नॉन मेटल्स होती हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कोवेलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और इन हाइड्राइड्स के पास कोई भी आपके आयन से इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। स्टूडेंट, हाइड्राइड्स का क्या मतलब होता है, हाइड्राइड्स कार्बाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, कार्बाइड्स, ये सब क्या होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई ये नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रही है तो वो क्या बनाएगी, हाइड्राइड बनाएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है सल्फ़र। सल्फ़र क्या है, एक नॉन मेटल है, इसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करी तो इसका हाइड्राइड बनाया और सल्फ़र का हाइड्राइड क्या हुआ आपका H2S। ओके, हम इसको रिवर्स ही बोल सकते हैं, हम इसको क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड इसका नाम है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये सल्फ़र का क्या है, हाइड्राइड है, लेकिन हाइड्रोजन का क्या है, सल्फाइड है। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट है N2+3H2 क्या बनाया, 2NH3 अमोनिया। यानी कि नाइट्रोजन आपकी क्या है, एक नॉन मेटल है, और जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती है तो ये अमोनिया का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जो कि आपका कोवेलेंट हाइड्राइड है।
नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? जो खुद तो रिड्यूस हो जाएं लेकिन दूसरों का क्या कर दें, खुद तो रिड्यूस हो जाए और दूसरों को क्या कर दें, ऑक्सीडाइज कर दें, तो वो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और रिड्यूस कब होंगे? एक्सेप्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन इज ऑफ कार्बन विच एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। बस केवल इन नॉन मेटल्स में आपका कार्बन को छोड़कर बाकी सब क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, लेकिन कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। नॉन मेटल एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर सब्सटेंस। ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं दूसरे सब्सटेंस से और रिड्यूस हो जाते हैं और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, इसलिए ये क्या है, आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है, नॉन मेटल्स आर स्मॉल इन नंबर्स बट दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, फर्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ किया जाता है? हाइड्रोजन इज़ यूज्ड इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू मेक वेजिटेबल घी। यानी कि अगर हम वेजिटेबल घी का हाइड्रोजन इज़ यूज्ड इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू मेक वेजिटेबल घी। अगर हम वेजिटेबल ऑयल्स का हाइड्रोजिनेशन करा देते हैं तो वो वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये हाइड्रोजिनेशन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो आपका हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। यानी कि किसी भी कंपाउंड में अगर हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन का एडिशन करा रहे हैं, तो वो प्रोसेस आपकी हाइड्रोजिनेशन कहलाती है। तो वेजिटेबल ऑयल्स का हाइड्रोजिनेशन करा के हम उसको वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर्स ऑफ अमोनिया। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का यूज़ जो है वो अमोनिया के फॉर्मेशन में किया जाता है। आल्सो द अमोनियम कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। और अमोनियम कंपाउंड का यूज़ जो है वो फर्टिलाइजेशंस के रूप में या फर्टिलाइजर्स के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कार्बन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉन मेटल बिकॉज लाइफ इज़ बेस्ड अपॉन इट। ये क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है, नॉन मेटल्स होती है, क्योंकि हमारी जो पूरी लाइफ होती है वो इस कार्बन पर ही बेस्ड होती है। जैसे कि हमारी बॉडी में क्या क्या होते हैं, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम एक्सेट्रा। और ये किसके कंपाउंड है? ये सब कार्बन के कंपाउंड है। अगर हमारे अंदर विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और एंजाइम ना हो तो हमारी लाइफ ही नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए कार्बन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। ठीक, विच कंटेन चैन ऑफ कार्बन एटम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ए ग्रेफाइड, इट इज़ यूज एज ए इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड ड्राई सेल। कार्बन का जो एक एलोट्रॉप्स होता है ग्रेफाइट, कार्बन की हमारी दो एलोट्रॉप्स होते हैं, एक ग्रेफाइट और डायमंड। तो ग्रेफाइट का जो यूज़ है वो इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स वगैरह में। ओके, नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर्स ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजन का यूज़ अमोनिया के फॉर्मेशन में किया जाता है, नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में किया जाता है, फर्टिलाइजर्स के रूप में किया जाता है। इट्स प्रेजेंस इन एयर रिड्यूस टू रेट ऑफ कंबशन। ये एयर में प्रेजेंट, इसकी जो प्रेजेंस होती है एयर में वो क्या करती है, कंबशन को, रेट ऑफ कंबशन को रिड्यूस करती है या डिक्रीज़ करती है। अब ये स्टूडेंट रेट क्या है, ये रेट होती है स्पीड से। ठीक है, यानी कि कंबशन की स्पीड। अगर कंबशन की स्पीड हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है तो नाइट्रोजन की प्रेजेंस होने से ये रेट या स्पीड जो होती है वो आपकी स्लो हो जाती है। ड्यू टू इट्स इनर्टनेस इट इज़ यूज टू प्रिजर्व फूड। इसकी इनर्टनेस, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन के अंदर इनर्टनेस होती है, क्योंकि ये बहुत ही लेस एक्टिव होती है। और लेस एक्टिव क्यों होती है, क्योंकि इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा हीट ऑफ अमाउंट की हमें या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये इनर्ट होता है। और इसकी इनर्टनेस की वजह से ही फूड मटेरियल को प्रिवेंट करने में या प्रिजर्व करने में इसका यूज़ किया जाता है। सम ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन सच एज ट्राइनाइट्रोटॉलिन यानी कि TNT, नाइट्रोग्लिसरीन एक्सेट्रा आर यूज टू एक्सप्लोसिव्स। ओके, नेक्स्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन
गैस इन एयर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ एंड कंबशन प्रोसेस। अब आपको ऑक्सीजन का तो पता ही है, वो हमारे लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी मतलब लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, और कंबशन प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट होती है। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट फॉलोड बाय सिलिकॉन। ये अर्थ क्रस्ट में जो है वो सिलिकॉन के रूप में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर इज़ प्रेजेंट इन मैनी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स। सल्फर जो है वो सबसे ज़्यादा प्लांट और एनिमल्स में पाया जाने वाला सब्सटेंस है। इट इज़ प्रेजेंट इन प्रोटीन, ये प्रोटीन में पाया जाता है। हेयर, अनियन, गार्लिक, bulls, etc. It is used as a fungicide and in making gun powder, ठीक है, गन पाउडर और फंगिसाइड्स वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका एक्शन ऑफ हीट ऑन मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हमने रिएक्टिविटी सीरीज में आपकी बहुत सारी मेटल्स की स्टडी की थी, ठीक है, कि कुछ आपकी ज़्यादा रिएक्टिव थी, टॉप वाली, मिडिल वाली आपकी लेस रिएक्टिव थी, और जो आपकी लास्ट थी बॉटम वाली वो लिस्ट रिएक्टिव थी। अब इन सब मेटल्स के आप हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट और नाइट्रेट, ठीक है, इन सब की स्टडी करेंगे, और इन्हीं सभी पर, यानी कि इन मेटल्स के हाइड्रोक्साइड पर, कार्बोनेट पर और नाइट्रेट्स पर हम किसका इफेक्ट पढ़ेंगे? एक्शन ऑफ हीट का इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेटल हाइड्रोक्साइड के ऊपर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर इस सीरीज़ में आपकी ये मेटल्स दी गई हैं, ठीक है, इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर दिया गया है, और फिर यहाँ पर एक्शन ऑफ हीट दिया गया है, ठीक। तो सबसे पहले हम 2 मेटल्स लेते हैं जो कि आपकी टॉप पर प्रेजेंट हैं। ये सबसे ज़्यादा क्या होती हैं? रिएक्टिव होती हैं, ठीक। सॉल्युबिलिटी क्या है इनकी? ये सॉल्युबल होती हैं, वाटर सॉल्युबल होती है। एक्शन ऑफ हीट अगर हम देखें किनके, इनके हाइड्रोक्साइड पर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया इनका। तो डू नॉट डिकम्पोज ऑफ हीटिंग। अगर हम इनके मेटल हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं तो ये क्या होते हैं? डिकम्पोज नहीं होते, ठीक। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट मेटल को हमने कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन और कॉपर, ये हमारी मेटल हैं, ठीक है। इनके अगर हम हाइड्रोक्साइड के सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये क्या होते हैं? ये हमारे सारे के सारे इनसॉल्युबल होते हैं। बस केवल एक हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि यहाँ पर आपका गिवन भी है ये कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्लाइटली सॉल्युबल। एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को छोड़कर बाकी सब क्या है? आपके इनसॉल्युबल हैं। केवल आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही क्या है? स्लाइटली सॉल्युबल है। किसमें? वाटर में, ओके। अब क्या है कि इनके हाइड्रोक्साइड की हमने देख ली सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। अब आता है इनके जो हाइड्रोक्साइड पर हीटिंग का इफेक्ट क्या है। तो डिकम्पोज टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड वाटर। अगर हम इन सभी के हाइड्रोक्साइड को, यानी कि ये जितने भी हैं, इन सभी के हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं तो ये हमारे मेटल ऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने हीट करा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन हो गया। कॉपर हाइड्रोक्साइड को हमने हीट करा तो ये कॉपर ऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब लास्ट में आता है हमारा मरकरी और सिल्वर। मरकरी और सिल्वर, इनकी सॉल्युबिलिटी का कोई ऑर्डर नहीं है, ये आपके नहीं होते हैं, ठीक है, बनते ही नहीं है इनके हाइड्रोक्साइड। अब बात आती है कि मेटल हाइड्रोक्साइड डू नॉट फॉर्म हाइड्रोक्साइड। जब इनकी हाइड्रोक्साइड बनते ही नहीं है तो इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर भी कुछ नहीं है, ठीक। उसके बाद है प्लेटिनम और गोल्ड। ये भी क्या है? इनके हाइड्रोक्साइड नहीं बनते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी भी कुछ नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आता है अब आपका, अब एक्शन ऑफ हीट ऑन पढ़ेंगे आप मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट पर क्या इफेक्ट होता है हीट का? ओके, मेटल कार्बोनेट। तो सॉल्युबिलिटी का अगर हमने ऑर्डर देखें तो सोडियम एंड पोटेशियम और सोडियम, इनके जो आपके मेटल कार्बोनेट होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, ठीक। एक्शन ऑफ हीट डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। इनके जो आपके कार्बोनेट्स होते हैं वो आपके हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होते हैं, ठीक। इसके बाद आते हैं आपकी ये वाली मेटल्स। ये हैं आपकी कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन और कॉपर। इन सब के क्या होते हैं? ये इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है।
डिकम्पोज की बात करें, हीटिंग इफेक्ट की बात करें तो डिकम्पोज टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड CO2। अगर हम इनको हीट करते हैं तो ये क्या बनाती हैं, मेटल ऑक्साइड बनाती हैं और आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं। ठीक, एग्जाम्पल CaCO3 को हीट करा तो Ca और CO2 बना, कॉपर कार्बोनेट को हीट करा तो CuO प्लस CO2 बना। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका Hg यानी कि मरकरी और सिल्वर। ये सॉल्युबिलिटी क्या है इनकी, इनसॉल्युबल है ये। डिकम्पोज टू फॉर्म ए मेटल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं, ये जब डिकम्पोज होते हैं यानी कि जब हम मरकरी और सिल्वर के कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये मेटल बनाती हैं, ऑक्सीजन बनाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं। यानी कि ये डिकम्पोजिशन के बाद 3 कंपाउंड को देते हैं, मतलब 3 प्रोडक्ट इसमें बनते हैं। एक आपका मेटल बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्लेटिनम और गोल्ड। डू नॉट फॉर्म कार्बोनेट्स, जब ये कार्बोनेट्स ही नहीं बनाते तो इनकी सॉल्युबिलिटी भी कुछ नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट है मेटल नाइट्रेट पर हम हीटिंग इफेक्ट देखेंगे। अब तो अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी ले लें तो पोटेशियम और सोडियम इनके नाइट्रेट्स क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। डिकम्पोज ऑन हीटिंग फॉर्म मेटल नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन। अगर हम इनके यानी कि सोडियम और पोटेशियम के नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हमें मेटल नाइट्राइट मिलता है और ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, जैसे NaNO3 को हीट करा तो NaNO2 प्लस O2। ठीक, इसके बाद आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन और कॉपर। ये सब भी क्या हैं, ये सब भी आपके सॉल्युबल होते हैं, यानी कि इनके नाइट्रेट्स भी सॉल्युबल होते हैं। डिकम्पोज टू फॉर्म एन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, ये मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका कैल्शियम नाइट्रेट को जब आपने हीट करा तो यहाँ पर आपका कैल्शियम ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी और ऑक्सीजन बनी, जो कि डिफरेंट है किससे, ऊपर सोडियम नाइट्रेट के हीटिंग इफेक्ट से। तो इसलिए सब मेटल्स का क्या है कि कुछ मेटल्स को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है कि ये हीट करने पे इस टाइप्स के प्रोडक्ट देगा, ये वाली हीट करने पर इस टाइप्स के प्रोडक्ट देंगी और ये वाली हीट करने पर इस टाइप्स के प्रोडक्ट देगी। ओके, इसी तरह जब हमने मरकरी और सिल्वर, ठीक है, मरकरी और सिल्वर इनके जो हमारे मेटल नाइट्रेट्स होते हैं वो आपके सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉल्युबल लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इनको हीट करते हैं, ठीक है, तो ये डिकम्पोज होते हैं किस में, मेटल में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। इनका हीटिंग इफेक्ट जो है वो अब 2 टाइप्स की मेटल से डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका प्लेटिनम और गोल्ड। डू नॉट फॉर्म नाइट्रेट्स, जब ये नाइट्रेट्स ही नहीं बनाती तो इनका सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट भी कुछ नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये वाले टॉपिक आपके यहाँ पर फिनिश हुए। अब आपके इस चैप्टर में कुछ ही टॉपिक रह गए हैं जो आपके कंप्लीट होने हैं, और इन लास्ट लेक्चर और इस वाले लेक्चर के बेस पर ये आपके लिए कुछ प्रैक्टिस वर्क है, आप इसको घर पर खुद करेंगे और क्वेरी टाइम में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।